जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है दी मैक्रो इकोनॉमिक और दी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक होता है क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है विद दी नेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी मीन्स कि किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, चाहे वो रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट हो, किस तरह से वो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। और वो बात किसकी करता है? नेशनल इकोनॉमी की, किसी एक फर्म कस्टमर की बात नहीं, बल्कि नेशनल इकोनॉमी में। तो नेशनल इकोनॉमी में टोटल सप्लायर्स भी होंगे, जो कंपनीज हैं पूरी पाकिस्तान के अंदर नेशनल इकोनॉमी में, जितने कस्टमर्स हैं वो उन सब की बात करता है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज इफेक्ट करती हैं नेशनल इकोनॉमी को, ठीक है, इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे। ये सब कुछ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्दर डिटेल में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो, जिसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो मीन्स किस तरह से पैसा फ्लो होता है, किस तरह से पैसा, किस तरह से गुड्स और सर्विसेज, किस तरह से इकोनॉमी चलती है किसी भी मुल्क की, किसी भी कंट्री की। तो कुछ फर्म है, एक हम लोग रीजनेबल एक अजम्पशन लेते हैं कि ना आपकी इंपोर्ट है, ना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, ना गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। सिंपल फर्म्स हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। जब वो प्रोडक्शन करती हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देती हैं, इनके पास इनकम जनरेट हो गई एम्प्लॉयज़ के पास। जब इनकम जनरेट हुई तो उन्होंने वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना शुरू किया, एक्सपेंडिचर करना शुरू किया। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी चल रही होती है। इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा होता है कि एक फर्म ने गुड्स बनाए, आप वहाँ जॉब करते थे, आपके पास पैसा आया, आपके पास पैसा आया, आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदे, फिर फर्म के पास पैसा आया, फर्म फिर और गुड्स प्रोड्यूस करेगी और इस तरह से आपके पास इनकम आती रहेगी। तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक छोटी सी आइडिया दी हुई है, फैक्टर विच इफेक्ट द इकोनॉमी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट है, सेविंग्स है, इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इकोनॉमी को आपके इफेक्ट करते हैं। इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जरूर करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताया विच इफेक्ट द इकोनॉमी, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें से एक था दी मल्टीप्लायर इन दी नेशनल इकोनॉमी। मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है कि लेट्स से कि गवर्नमेंट ने रोड्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो गवर्नमेंट खुद तो बनाती नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टेंडर पास करवाती है, ठीक है, इन्विटेशन टू बिड करती है, लोग टेंडर देते हैं। जब टेंडर्स देंगे, कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो टेंडर देंगी, ठीक है, उनको टेंडर मिलेगा। फिर वो क्या करेंगी, उसमें जो रॉ मटेरियल के लिए वो थर्ड पार्टी से रॉ मटेरियल परचेज करेंगी, ठीक है। जब थर्ड पार्टी से रॉ मटेरियल परचेज करेंगी तो इस तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। सिर्फ एक गवर्नमेंट ने सिर्फ सोचा हमने रोड बनाना है, रोड बनाने के लिए कितनी सारी फर्म्स उस रोड को बनाने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितनी सारी फर्म्स रिक्वायर्ड होंगी। और जब फर्म्स के पास बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आएगी तो इवेंचुअली लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। जब परचेजिंग पावर होगी तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी के अंदर, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी गुड्स की, ठीक है। तो ये होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट इन दी नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक बार आप रीड भी कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। फिर एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? बेसिकली टोटल क्वांटिटी इन एन इकोनॉमी डिमांडेड, यानी कि पूरी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज डिमांड कितनी है, वो एग्रीगेट डिमांड है। पूरी इकोनॉमी में कस्टमर कितने गुड्स मांगते हैं या कितने गुड्स उनकी क्वांटिटी डिमांडेड है, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। फिर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू दी एबिलिटी ऑफ द सप्लायर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर जितने सप्लायर्स हैं उनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड मींस नेशनल इकोनॉमी में, यानी कि पूरी इकोनॉमी में कस्टमर्स की डिमांड, टोटल कस्टमर्स की डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो क्वांटिटी डिमांडेड, और जितने सप्लायर्स हैं उनको जितने गुड्स, उनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसका ग्राफ देखें तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, बेसिकली ये नेशनल इनकम है, ठीक है।
ये आपके पास प्राइसेस हैं, ठीक है। अच्छा, नेशनल इनकम को किस तरह से हम लिखते हैं? नेशनल इनकम को कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये कंजम्पशन मीन्स जितने भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो पूरी इकोनॉमी में जितने कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, उन्होंने जितने गुड्स परचेज किया वो कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा होता है, आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। बैंक में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक के पास पैसा होता है, बैंक फिर लोगों को लेंडिंग करना शुरू करता है, तो लोग उससे अपनी गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, प्लांट मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं और फिर से प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट्स बनाती हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, इससे भी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बनाती नहीं है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाती है, कोई कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट देता है दूसरी कंपनीज को, रॉ मटेरियल परचेज करता है, फिर वो जो कंपनी जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोड्यूसर होती है वो अपने पास और एम्प्लॉयज को हायर करती है, ठीक है। एक्स रिप्रेजेंट दी एक्सपोर्ट और एम रिप्रेजेंट दी इंपोर्ट। हम इंपोर्ट को माइनस करने के बाद जो आता है वो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट होती है, तो नेशनल इनकम इसको रिप्रेजेंट करती है। क्लियर होगी बात? तो इसके अंदर जो डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, उसका जो स्लोप होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है और सप्लाई कर्व इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड हो गई, ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई। जी, अ शिफ्ट इन दी एग्रीगेट डिमांड। डिमांड में शिफ्ट कब आता है? शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इंटरेस्ट रेट का चेंज होना, टैक्सेस का चेंज होना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इन सब की वजह से एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आता है, ठीक है। ये लेटर ऑन इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब क्या होता है? ये नेशनल इनकम होती है, ठीक है। हम ये कहते हैं किसी भी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब सेम होती है तो वो किस पॉइंट पर होती है? वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है? जितनी आपकी एग्रीगेट डिमांड थी उतनी आपके पास एग्रीगेट सप्लाईज भी थी, ठीक है। यानी कि जो आपकी नेशनल इनकम थी, यानी कि जो आपकी स्पेंडिंग्स थी, जो आपके आउटपुट्स थे, जो आपकी इनकम्स थी, ये तीनों जब सेम होती हैं तो यानी कि कोई भी इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर होती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो डिमांड में इकोनॉमी इफेक्ट होती है वो दो चीजों से होती है। नॉर्मली जो डिमांड या इकोनॉमी इफेक्ट होती है वो दो चीजों से, एक होती है इन्फ्लेशन और सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। हम कहते हैं कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने लोग थे, जितने लोग जॉब्स करनी चाहिए, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे कोई पाकिस्तान में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, 100% लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वो भी क्या होगा? उस पॉइंट के ऊपर भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगी, ठीक है। क्योंकि जो आपकी नेशनल इनकम होगी, यानी कि जो आपकी स्पेंडिंग्स होगी, इनकम्स होंगी और जो आपका आउटपुट होगा वो तीनों सेम होंगे। जब तीनों सेम होंगे, तीनों की वैल्यू सेम होगी, तीनों सेम होंगे, तो इवेंचुअली आप इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होंगे, ठीक है। फिर आपके पास एक चीज है इन्फ्लेशनरी गैप्स। इन्फ्लेशनरी गैप्स कब आते हैं? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो डिमांड है या इकोनॉमी के अंदर जो भी इफेक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन की वजह से आते हैं, ठीक है। अगर लोग फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, सब बहुत लोग फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, सबके पास जॉब्स हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, पर ऑन दी अदर हैंड आपकी जो सप्लाईज हैं, जो आपका आउटपुट है वो क्या है? वो कम है। डिमांड ज्यादा है। क्यों? जब लोगों के पास, जब फुली एम्प्लॉयड होंगे तो लोगों के पास पैसा आ रहा होगा, जब लोगों के पास पैसा आ रहा होगा तो इवेंचुअली लोग खरीदने जाएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और आउटपुट आपके ऑन दी अदर हैंड अगर वो लेस है, कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो जाएगा। नॉर्मली होता है क्या है कि जब आपके पास गुड्स कम हो, मार्केट के अंदर गुड्स कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाईज कम होती है, तो इवेंचुअली प्राइसेस, जो गुड्स होते हैं उनकी प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्राइसेस फिर बढ़ जाती हैं। तो इसकी वजह से इसी तरह यहां पे भी होता है और इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है जब आपके पास डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, सप्लाईज कम हो, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ जाती है, ठीक है, सही। फिर डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट के
लोगों के पास रोजगार कम है, जब रोजगार लोगों के पास कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो लोग गुड्स डिमांडेड जो है वो भी कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी, और ऑन दी अदर एंड सप्लाई तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब आपके पास डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है। डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है, और डिफ्लेशनरी गैप कब अराइज होता है? जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो वो डिफ्लेशनरी गैप हो जाता है। ठीक है, तो उससे होगा कि जो फर्म्स होंगी जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करने लगेंगी। ठीक है, प्राइसेस को रिड्यूस करेंगी, और जब प्राइसेस को रिड्यूस करेंगी ताकि लोग उसको परचेज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो उसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो जाता है। तो आपने देखा कि डिमांड की वजह से, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या फुल्ली एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपकी डिमांड में क्या फर्क पड़ा। एक जगह आपके पास इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हुआ, दूसरी जगह डिफ्लेशनरी गैप अराइज हुआ। इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? जब एम्प्लॉयमेंट आपके पास फुली एम्प्लॉयड लोग थे, सप्लाईज कम थी, आउटपुट कम था, सप्लाईज इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, वो आपके पास कम था। सही, डिफ्लेशनरी गैप कब अराइज हुआ? जब आपके पास डिमांड कम थी, सप्लाईज यानी कि आउटपुट ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, फुली एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से किस तरह से आपकी डिमांड इफेक्ट हो रही है। क्लियर होगी बात? फिर एक चीज़ है आपके पास स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बेसिकली एक इन्फ्लेशन होती है, और ये मेजर इन्फ्लेशन होती है। जैसे जिम्बाब्वे है या नाइजीरिया या इस तरह की कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो वो स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन अराइज कब होती है? कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट और साथ में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इन्फ्लेशन भी अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास ना परचेजिंग पावर होती है। ठीक है, ना परचेजिंग पावर होती है। जो फर्म्स होती हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, इवेंचुअली वो भी अपने जो लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी क्लोज डाउन कर देती है। जब उनको क्लोज डाउन करती है तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। ठीक है, और इसकी वजह से इवेंचुअली पूरी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन आ जाता है। ठीक है, सही है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो इवेंचुअली क्या होगा? डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी गुड्स की। जब डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी गुड्स की, तो जो और फर्म्स हैं जो कि वो गुड्स बनाती थी, वो अपनी आउटपुट को भी रिड्यूस करेंगी। जब आउटपुट को रिड्यूस करेंगी तो वो लोगों को रिडेंडेंसी शुरू करेंगी, लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू करेंगी, फायर करना शुरू करेंगी। तो इवेंचुअली जब फायर वगैरह करेंगी तो पूरी इकोनॉमी आपकी खराब हो जाएगी, और पूरी इकोनॉमी के अंदर स्टैगफ्लेशन अराइज हो जाएगी। ठीक है जी। बिजनेस साइकिल मींस के हर इकोनॉमी में कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, रिसेशन फेज आता है जहां पे डिमांड कम होती है। जब डिमांड कम होती है तो लोग अपनी जो फर्म्स होती हैं जो आउटपुट की प्रोडक्शन करती हैं, वो अपनी आउटपुट को, अपनी प्रोडक्शन को कम करती हैं। जो अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बंद करती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, तो डिमांड भी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होना शुरू हो जाती है, तो डिप्रेशन फेज पे चली जाती है इकोनॉमी, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और डिमांड भी नहीं है। फिर उसके बाद एक फेज आता है रिकवरी का फेज। रिकवरी के फेज में लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, डिमांड इंक्रीज होना शुरू होती है, फर्म्स इधर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। जब फर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो इनको लोग चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। एम्प्लॉयमेंट की वजह से फिर डिमांड इंक्रीज होती है, चीज़ों की, गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, और इवेंचुअली फिर कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट कराती हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि डिमांड होती है, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से बूम पर चली जाती है इकोनॉमी। ठीक है, बूम के फेजेस के ऊपर डिमांड भी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन भी होती है, आउटपुट भी होते हैं और डिमांड भी होती है। पर उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि हर एक लिमिटेशन है किसी भी इकोनॉमी की। तो वो आउटपुट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जितनी डिमांड हो उतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। जब इकोनॉमी बूम पर होती है तो लोग डिमांड ज़्यादा होती है चीज़ों की, तो प्रोडक्शन के अंदर आपके पास जो आउटपुट के अंदर वो आपके पास बॉटलनेक होती है, लिमिटेशंस होती है। अगर 2000 की डिमांड है तो आप सिर्फ शायद 1900 प्रोड्यूस कर रहे हो या 1800 प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अराइज हो जाता है। जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, तो बेसिकली इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि जो कंपनीज होंगी वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही होंगी। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही होंगी तो वो भी अपनी क्या करते हैं, वो अपनी प्राइसेस को हाई कर देती हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें।
तो इवेंचुअली बूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, हैवी प्रॉफिट्स कमा रही होती है कंपनीज, ठीक है, पर उनकी जो सप्लाई होती है वो कम सप्लाई होती है ड्यू टू सम रीजंस लिमिटेशंस, तो वो अपनी प्राइसेस को फर्दर इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अराइज हो जाता है, ठीक है। और फिर इसी तरह किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम और इस तरह के फेजेस चलते रहते हैं, ठीक है। फिर एक आपके पास टॉपिक है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो प्राइसेस, जो गुड्स की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, हम कहते हैं इन्फ्लेशन, या लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए, इसे भी इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने से, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो उसका प्रॉब्लम कहाँ आता है? उसका प्रॉब्लम आता है आपका जिन्होंने पैसे देने, ठीक है, जिन्होंने पैसे देने, जिनके ऊपर लायबिलिटी कि उनको लोन पे ऑफ करना है, ठीक है, तो उनके पास उनको फायदा होगा, क्योंकि जो डेट जो होता है वो अपनी वैल्यू को लूज करता है, जो लोन होता है वो अपनी वैल्यू को लूज करता है। जिनको पैसे देने होते हैं ना और इन्फ्लेशन होता है उनको बहुत फायदा होता है, और जिनको रिसीव करना होता है वो पैसा, जिनको मिल रहा होता है वो पैसा, उनके लिए बहुत नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि जो वैल्यू है, इन्फ्लेशन के साथ जो वैल्यू है, मनी है, जो पैसा है, वो अपनी वैल्यू को लूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। आज से 2014-15 के अंदर 2000 की बहुत वैल्यू थी, ठीक है, और आज 2000 की कोई वैल्यू नहीं है ड्यू टू इन्फ्लेशन, सही है। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो किसको फायदा होता है? जिनके ऊपर लायबिलिटी होती है, जो अकाउंट्स पेबल होते हैं, इनको पे करना तो उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि डेट जो होता है वो अपनी वैल्यू को लूज करता है एज इन्फ्लेशन राइजेस, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी एक्सपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इन्फ्लेशन होगा तो आपके पास जो गुड्स होंगे, जो आपको, जिससे आपने प्रोडक्शन करनी, यूनिट्स बनानी, वो भी आपको एक्सपेंसिव मिल रहे होंगे। जब वो आपको एक्सपेंसिव मिल रहे होंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। जब ज्यादा हो रही होगी तो फिर जो आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, ठीक है। एक्सपोर्ट जब एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आपसे परचेज नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपके जो रेट्स हैं वो ज्यादा है, तो इस वजह से दे विल मूव टू अदर कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। क्लियर हुई बात? फिर नॉर्मली कंट्रीज क्या करती हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर करती हैं। इन्फ्लेशन को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक क्या है रिटेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस और रिटेल प्राइस इंडाइसेस। कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस के अंदर कंपनीज एक बास्केट लेती हैं, कंट्रीज एक बास्केट लेती हैं, उसके अंदर जो हाउस होल्ड की चीजें होती हैं वो हाउसिंग कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, ये सब रख देती हैं और उसको कंपैरिजन करती है विद द प्रीवियस मंथ। तो इससे उनको इन्फ्लेशन का आइडिया हो जाता है कि किसी भी इन्फ्लेशन कितने परसेंट से राइज हुआ है, ठीक है। उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस भी के थ्रू भी इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है और रिटेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू भी मेजर किया जाता है किसी भी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन को, ठीक है। एक बास्केट होती है, ये सब चीजें आप इसमें से पढ़ सकते हैं। बास्केट होता है, उसमें हाउस होल्ड की जो भी बेसिक नेसेसिटीज की चीजें होती हैं प्लस रेंट कॉस्ट प्लस शेल्टर कॉस्ट, ये सब ऐड कर देती हैं, ठीक है। और उसको कंपैरिजन करती हैं प्रीवियस मंथ के बास्केट से, ताकि उनको इन्फ्लेशन का आइडिया हो जाए कि इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, किन की वजह से इन्फ्लेशन आता है? एक इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसमें क्या होता है कि आपकी डिमांड ज्यादा होती है, इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, आउटपुट कम, तो इवेंचुअली वो इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं जब आपके पास डिमांड ज्यादा हो, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, एग्रीगेट सप्लाई कम हो, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि सप्लाईज की प्राइसेस भी, जो आउटपुट है उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आप सोचेंगे कि यार डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशनरी गैप्स की बात तो नहीं हो रही। इन्फ्लेशनरी गैप्स में अनएम्प्लॉयमेंट, फुली एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं हो रही, बस इवेंचुअली किसकी वजह से हो रहा है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाईज कम है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में हमेशा इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसकी वजह से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो लैंड है, जो लेबर कॉस्ट, ये सब इंक्रीज हो गई, ये सब एक्सपेंसिव हो गई, तो ये क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जब ये इंक्रीज होंगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, जब कॉस्ट राइज होगी तो बेसिकली प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर इंपोर्ट कॉस्ट फैक्टर्स, फिर इंपोर्ट्स भी आपकी इंक्रीज हो, जब इंपोर्ट भी एक्सपेंसिव होती है तो इंपोर्ट की वजह से भी आपका कॉस्ट पुश, आपके इंपोर्ट की वजह से भी आपके पास इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी ऑयल है, डीजल है, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं,
तो इंपोर्ट जब हम लोग करते हैं हमें चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ती हैं, क्योंकि इंपोर्ट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इवेंचुअली इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। फिर एक्सपेक्टेशंस एंड इन्फ्लेशन, ये एक्सपेक्टेशन की वजह से भी आपके पास इन्फ्लेशन आता है कि अगर हमें ऐसा लगे कि यार कोई एक आइटम है, पर्टिकुलर आइटम, वो 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो आज हम खरीद लेते हैं। तो जब हम आज खरीद लेते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है, इवेंचुअली वो चीज़ें इन्फ्लेट होना शुरू हो जाती है, महंगी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर मनी सप्लाई ग्रोथ है। मनी सप्लाई ग्रोथ इंशाल्लाह मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाऊंगा। जी, अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हर कंट्री चाहती है कि हर कंट्री को जानना होता है कि हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय टोटल वर्क फोर्स इंटू 100। तो आपसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। अच्छा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के हमने कौन से देख लिए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है तो उससे क्या होता है। अच्छा, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें पहली कैटेगरी है रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कभी आपकी जो प्राइसेस होती हैं, जो लेबर रेट होता है जिसे हम मिनिमम वेज रेट कहते हैं, वो आपका ज़्यादा कर देती है। जब वो ज़्यादा कर देती है तो जो लेबर डिमांडेड बाय फर्म्स होती हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि इनकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। और जो जब मिनिमम वेज रेट ज़्यादा होती है, जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ठीक है, वो क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं, और डिमांड कम होती है क्योंकि सप्लायर्स को कॉस्ट ज़्यादा पड़ी होती है लेबर की। तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब अराइज होती है कि एक न्यूली ग्रेजुएट है, उसने यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, जॉब्स ढूंढने लगा, जॉब्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जॉब्स हैं मार्केट के अंदर, बट वहाँ पे कहीं पे उसको सैलरीज कम मिल रही है, या लोकेशन उसको ऐसी मिल रही है जहाँ पे वो जॉब करना नहीं चाहता है। ठीक है, वो उसके घर से बहुत दूर है या किसी और सिटी के अंदर है जहाँ पे वो जाना नहीं चाहता। ठीक है, इस ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जैसे जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स हैं या कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी सीजनल डिमांड होती है। जब उनकी सीजनल डिमांड होगी तो वहाँ पे जो सप्लायर्स होंगे, जो एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे तब ज़्यादा होगी जब सीजनल डिमांड ज़्यादा होगी। जब डिमांड कम होगी तो फिर लेबर की डिमांड भी कम होगी। तो ये होती है सीजनल डिमांड। फिर एक फोर्थ है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मिसमैच कि आपकी स्किल और जो अब स्किल एम्प्लॉय को चाहिए उसमें डिफरेंस है। ठीक है, जॉब्स मार्केट के अंदर है, बट आपके पास जो स्किल लेवल है वो अब रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप आउटडेटेड हो चुके हैं मार्केट से। ठीक है, जो क्योंकि चेंज आ रहा होता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, नई लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एम्प्लॉयर्स की नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको न्यू स्किल्स चाहिए होती है, और आपके पास ओल्ड स्किल्स होती हैं क्योंकि आप आउटडेटेड हो चुके होते हैं। उसकी वजह से भी आपको जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो उससे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। ठीक है, जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, जैसे अब हर चीज़ ऑटोमेशन पे चली गई है। ठीक है, जब हर चीज़ ऑटोमेशन पे होने लगी है तो अब लोग कम रिक्वायर्ड होंगे जॉब्स के लिए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। अब जो सॉफ्टवेयर पे ARPs पे काम करते हैं, जो जब वो ARPs पे काम करते हैं तो ARPs पे हर चीज़ जो है इंटीग्रेटेड है। सिर्फ आपको एक एंट्री पास करनी होती है या आपको एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है, तो वो सारी जो लेजर्स होते हैं उसको खुद इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, जिसकी वजह से पहले एक काम जब ERPs नहीं थे तो एक ही काम, एक टास्क जो है वो 4 बंदे मिलकर कर रहे होते थे। अब क्योंकि ERPs आ गए, टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड आ गए, तो वही 4 लोग, अब ज़रूरत ही नहीं, एक ही बंदा वो पूरी टास्क को कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है, फिर साइक्लिकल और डिमांड डेफिशिएंट। साइक्लिकल और डिमांड डेफिशिएंट कब आती है? जब आपके पास इकोनॉमी में बूम या रिसेशन होता है। ठीक है, जब बूम होगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए होंगे, जब रिसेशन होगा, ठीक है, जब रिसेशन होगा तो वहाँ पे रिसेशन में लोगों को निकाला जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स अनप्रॉफिटेबल होंगे, तो कंपनीज को सर्वाइव करना होता है, तो वो अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको शट डाउन करते हैं, और इसकी वजह से लेबर्स को भी रिडेंडेंट करते हैं, फायर करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाती है। ठीक है, अच्छा,
फिर इसके बाद आपके पास एक टॉपिक है जिसका गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर मैनेजिंग द इकोनॉमी। अच्छा, अभी तक हमने सब चीज़ें देखी, अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी तो होनी चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करती है, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ताकि इकोनॉमी अच्छी हो सके, इकोनॉमी में डिमांड आ सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। या तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आती हैं, और कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जिस पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट्स एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। इन्फ्लुएंस मीन्स या तो डिमांड को कभी बढ़ाना होगा या कम करना होगा, तो वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी में आपके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, टैक्सेशन के थ्रू। टैक्सेशन कैसे कि जब आपकी जो इनकम्स होती हैं, ठीक है, इनकम्स के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देना होता है। जब टैक्स रेट बढ़ा देंगी तो आप अपनी इनकम में से ज़्यादा प्रोपोर्शन जो होगा वो टैक्स का देंगे, तो आपके पास जो इनकम, जो आपके पास आफ्टर पेइंग द टैक्स जो इनकम बचेगी वो कम बचेगी। जब आपके पास कम बचेगी तो आप परचेजिंग भी कम करेंगे, तो इवेंचुअली डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट को जब अपनी डिमांड को इंक्रीज करना होता है वो टैक्स रेट्स को कम कर देती है, ताकि लोगों के पास ज़्यादा इनकम आएगी। ज़्यादा इनकम होगी तो लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, इवेंचुअली डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह पब्लिक बोरिंग्स करती है। जब गवर्नमेंट्स को डिमांड को रिड्यूस करना होता है तो गवर्नमेंट्स अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, सुकोक इशू करती हैं, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे। और गवर्नमेंट्स की जो बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड्स, सुकोक वगैरह ये सब होते हैं, वो बहुत वो रिस्क फ्री होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कहाँ भागेगी, कहीं भाग नहीं सकती, तो वो रिस्क फ्री होते हैं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, तो पैसा कम रह जाता है, ठीक है। आपके पास $2000 रखे हुए थे, आपने कहा यार मैं बैंक में मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो आपने गवर्नमेंट में 2000 अगर आपके पास होते तो आप स्पेंडिंग कर रहे होते, कोई ना कोई चीज़ ले रहे होते, डिमांड इंक्रीज हो रही होती। अब गवर्नमेंट बोरिंग की वजह से आप क्या करेंगे, अपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज कर लिए और वो पैसा अब गवर्नमेंट के पास चला गया, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देती रहेगी। और वो बॉन्ड, अब वो जो पैसा है वो आपका टाइट अप होता है, होल्ड होता है 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। तो देखा इस वजह से आपकी जो डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड को गवर्नमेंट कम कर रही होती है। फिर होती है पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, पार्क्स बनाती है, तो ये पब्लिक स्पेंडिंग्स हैं। जो गवर्नमेंट जो सारी हॉस्पिटल्स बनाना, पार्क्स बनाना, जिम्स बनाना, स्कूल्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये पब्लिक स्पेंडिंग होती है। तो पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। क्योंकि जब हॉस्पिटल क्रिएट होंगे तो उसके लिए मटेरियल चाहिए होगा, उसके लिए आपको मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो जो फर्म्स होंगी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स या मटेरियल या कंस्ट्रक्शन आइटम्स बनाती है या गुड्स बनाते हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनके पास डिमांड बढ़ेगी तो वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जब इंक्रीज होगी तो लोगों का पैसा आएगा, तो इवेंचुअली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सही है। फिस्कल पॉलिसी की वजह से आपने देखा कि किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू डिमांड को इफेक्ट करती है। फिर बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट। बजट सरप्लस क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, मेन सोर्स ऑफ जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वो होता है टैक्सेस, वो टैक्सेस होते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस की जो कलेक्शन है, टैक्सेस कलेक्शन मीन्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है, वो ज्यादा है और स्पेंडिंग कम है, तो आपके पास सरप्लस अराइज हो जाता है, यानी कि पास गवर्नमेंट के पास पैसा है। और उसके जो अपोजिट होगा वो बजट डेफिसिट होता है, ठीक है। टैक्स कलेक्शन यानी कि रेवेन्यू ज्यादा होगा और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है अपनी पब्लिक के ऊपर, अपने पीपल के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, वो कम हो तो सरप्लस, बजट सरप्लस हो जाता है। और जब टैक्स कलेक्शन कम हो और स्पेंडिंग ज्यादा हो तो आपके पास बजट डेफिसिट अराइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, ये नॉर्मली हमें पता होता है 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आप गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है, 17% आपको सेल्स टैक्स देना होता है। अगर आप सर्विसेज लेते हैं किसी से तो आपको 13% सेल्स टैक्स देना होता है, ठीक है, अगर आप सिंध के अंदर है। वैसे ओवरऑल गुड्स के ऊपर आपको, जो गुड्स हैं, टेंजिबल गुड्स हैं, उनके ऊपर आपको
17% सेल्स टैक्स देना होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। अच्छा, अब टैक्सेस की भी कुछ पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस होती हैं कि किस तरह से टैक्सेस किस टाइप के टैक्सेस लगाए हुए हैं। एक है रिग्रेसिव टैक्सेस। रिग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस मीन्स कि आपकी इनकम 2 लाख हो या 2,000 या 200, आपने सेम टैक्सेस देने, इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है। जो गरीब आदमी होता है वो मजीद गरीब होता चला जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम भी कम है और जो टैक्सेस का जो उसको टैक्सेस देना है वो भी सिमिलर है, वो भी ज्यादा है। ठीक है, सही, इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। अच्छा, ये ज्यादातर अप्लाई किस पे होता है? ये रिग्रेसिव टैक्सेस अप्लाई होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। ठीक है, जैसे रोड टैक्स है, पीटीवी का जो लाइसेंस का जो हमारे पास टैक्स आता है, ये सब क्या है? ये रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। टूल टैक्स, ये सब क्या है? ये रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। चाहे आपकी इनकम 2 लाख हो, चाहे इनकम आपकी 2,000 हो, आपको रोड टैक्स सेम ही देना है। आपको जो टेलीविजन का जो आपका बिल आता है, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर जो आपके पास पीटीवी का जो टीवी का लाइसेंस का बिल आता है, वो आपके पास सेम आएगा, पर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादातर अप्लाई होता है। इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है। और फिर इसके बाद है आपके पास प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि आपकी जो इनकम के ऊपर अप्लाई होता है। रिग्रेसिव टैक्स भी क्या होता है? सेम लगता है अमाउंट, वो चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको टैक्स सेम ही देना है, वो रिग्रेसिव टैक्स है। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि जो परसेंटेज होती है टैक्स की वो सेम होती है। जो 2 लाख कमा रहा होता है वो भी 20% दे रहा होगा, जो 2,000 कमा रहा होगा वो भी 200, वो भी उतना ही दे रहा होगा, 20% टैक्स दे रहा होगा। ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स के अंदर जो आपका टैक्स होता है वो सेम होता है, पर वो इनकम पे अप्लाई होता है। ठीक है, सेम परसेंटेज ऑफ टैक्सेस देने पड़ेंगे आपको। तो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी सेम देना है, और जो कम कमा रहा है उसको भी सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स देना है। इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है। और एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है? स्लैब्स बन जाते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर स्लैब्स बन जाते हैं। ये भी इनकम टैक्स के ऊपर आपकी अप्लाई होता है, आपकी इनकम के ऊपर। हम कहते हैं कि अगर आपकी $1 से लेके अगर आपकी लेट्स से $500 हैं तो आपको टैक्स देना है 5%। और अगर आपकी $501 से लेके अगर आपकी $1,000 होती है तो आपको 6% टैक्स देना है। और अगर आपकी इनकम 1,001 से लेके 2,000 या $3,000 तक होती है तो आपको 9% टैक्स देना है। तो ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। जो लोग कम कमा रहे हैं वो कम टैक्स देंगे, जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वो ज़्यादा टैक्सेस देंगे। इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। जी, मॉनेटरी पॉलिसी। हमने देखा कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू किस तरह से गवर्नमेंट्स डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसी तरह गवर्नमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भी अपनी एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या चीज़ होती है? मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इन सब 4 पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जिसके थ्रू एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। मनी सप्लाई क्या है? सबसे पहले मनी सप्लाई डिस्कस करते हैं। मनी सप्लाई मींस नोट्स प्रिंट करना। जब गवर्नमेंट चाहती है ना एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करें तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रिंट कराती है। जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रिंट कराती है, यानी कि करेंसी प्रिंट करती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और गवर्नमेंट्स फिर पब्लिक सेक्टर में लाइक हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स बनाती है, पार्क्स बनाती है, स्पेंडिंग करती है गवर्नमेंट सिंपली। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो गवर्नमेंट के एक तरह से एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है और एक इकोनॉमी चलना शुरू हो जाती है, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली डिमांड बढ़ जाती है। और जब गवर्नमेंट डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करना करती है, जब कम करना चाहती है तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई को रोक देती है, मनी सप्लाई नहीं करती। ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। गवर्नमेंट जब चाहती है एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट रेट, बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम कर देती है। तो जब कम करती है तो लोग अपने पास डिपॉजिट बैंक में कम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा होता, इंटरेस्ट इनकम आ ही नहीं रही होती लोगों की। तो इवेंचुअली लोग स्पेंडिंग करते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, लोग कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो जब बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी XYZ काम शुरू करते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। ठीक है।
और जब गवर्नमेंट डिमांड को कम करना चाहती है तो लोग गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है ताकि लोग अपने सेविंग्स जो है वो बैंक्स में डिपॉजिट कराएं। और बैंक में डिपॉजिट कराने से क्या होता है कि लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट मिलती है, वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बस उनको इंटरेस्ट मिलती रहती है, वो सिर्फ उनका घर चल रहा होता है। ठीक है। फिर एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक्सचेंज रेट के थ्रू भी अपनी डिमांड को कम या ज़्यादा करती है। जब गवर्नमेंट्स को अपनी इंपोर्ट्स बढ़ानी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट खुद इंटरवीन करती है। और जब गवर्नमेंट को डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ानी होती है तो वो बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट को चीपर करती है। ठीक है, सही है। तो जब गवर्नमेंट्स अपने एक्सचेंज रेट को, अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती, डीवैल्यू करती है, डेप्रिशिएट करती है, तो डेप्रिशिएट करने से क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाती है और एक्सपोर्ट आपकी चीपर हो जाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट जब चीपर हो जाती है क्योंकि एक्सचेंज रेट आपका डिवैल्यू हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है। और जब गवर्नमेंट अपनी डिमांड को कम करना चाहती है तो गवर्नमेंट एप्रिशिएट करती है करेंसी को। जब एप्रिशिएट करती है तो एप्रिशिएट करने से क्या होता है, तो आपकी जो इंपोर्ट्स होती हैं वो चीपर हो जाती हैं और जो आपकी एक्सपोर्ट होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है, जब भी याद रखिए, जब भी करेंसी डिवैल्यू होती है, डेप्रिशिएट होती है, तो एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाती हैं, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और जब वो एप्रिशिएट होती है आपकी करेंसी तो इंपोर्ट आपकी चीपर हो जाती है और एक्सपोर्ट आपकी एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मीन सीलिंग। गवर्नमेंट्स क्या करती है, सेंट्रल, जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं, हमारा स्टेट बैंक है, तो वो बैंक्स को, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको लैंडिंग करती है, उनको लोन देती है और फिर वो जनरल पब्लिक तक लोन पास ऑन करती है। तो जब गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड इंक्रीज हो तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो क्रेडिट सीलिंग है बढ़ाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स देती है कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक्स फिर जनरल पब्लिक को लोन्स देते हैं और फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, तो इवेंचुअली से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और वाइस वर्सा फॉर डिक्रीज इन डिमांड के लिए करते हैं। ठीक है। फिर आपके पास एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बेसिकली अकाउंट स्टेटमेंट होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि आपने कितना पैसा आपके पास आया, कितना पैसा आपके पास गया। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 अकाउंट्स होते हैं। एक करंट अकाउंट होता है। ठीक है, इस करंट अकाउंट में आपके पास आपकी रेमिटेंसेज आ जाती हैं। कोई आपका भाई दुबई में रहता है, सऊदी में रहता है, वो आपको पैसे भेजता है, वो रेमिटेंसेज हैं, वो करंट अकाउंट में आती है। फिर जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, ये सब आपके पास करंट अकाउंट में आती है। ठीक है। फिर जो आप इन्वेस्टमेंट की भी होती है, जैसे यूएस की कुछ कंपनीज हैं या यूएस के कुछ लोग हैं, उन्होंने आपकी गवर्नमेंट्स के बॉन्ड खरीदे हैं या आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, या यहाँ के लोगों ने बाहर किसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी कंट्री के बॉन्ड्स लिए हुए, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है या कैपिटल गेन वगैरह होता है, वो सब भी आपके पास करंट अकाउंट में आता है। ठीक है। फिर एक आपके पास होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपके पास ओवरसीज में आपके वाले साहब रहते हैं या कोई भी एक्सपेक्टेड आपका रिलेटिव रहता है, वो सारे के सारे अपने एसेट्स बेच के वो कहता है पाकिस्तान में सेटल होना। तो जितने भी अपने एसेट्स हैं, लैंड है, जो यूके में रहते थे, वो सब बेच के जब पाकिस्तान आएंगे तो वो जो पैसा होगा वो सब कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। फिर गिफ्ट्स एंड डोनेशंस हैं, जो आपको डोनेशंस मिलती हैं या गिफ्ट्स मिलती हैं, ये भी आपके पास कैपिटल अकाउंट में आती है। फिर लास्ट होता है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या आता है, एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूनिलीवर पाकिस्तान है, यूनिलीवर है, अगर यूनिलीवर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करी तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एप्पल कहता है मुझे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पाकिस्तान में डालना है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो भी फाइनेंशियल अकाउंट में आती है। ठीक है। और फिर जो लोग आपकी स्टॉक में पैसे, जो आपके बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड खरीदते हैं या डिपेंचर्स खरीदते हैं ओवरसीज, तो वो भी फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं। अच्छा, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कहाँ जाता है, वो करंट अकाउंट में। जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं उसका जो पैसा होता है वो फाइनेंशियल अकाउंट में जाता है। आपके लोग इंग्लैंड के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, यूरो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंट में जाता है। फिर शेयर्स खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल अकाउंट में जाता है। फिर आईएमएफ से आपको लोन मिलता है, ठीक है, वो भी कहाँ जाता है, वो भी आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट में जाता है।
ठीक है, ये आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं किसी भी कंट्री का, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास करंट अकाउंट में आपके पास था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में ना 2 चीज़ें, एक होता है ट्रेड एक्सपोर्ट, आपके पास एक होता है विजिबल गुड्स, ठीक है, और एक होता है इनविजिबल गुड्स। इनविजिबल गुड्स मीन्स सर्विसेज, ठीक है। आपने किसी आपसे लोग सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर यूजुअली इनविजिबल गुड्स होते हैं, ठीक है, सही है। विजिबल गुड्स जो भी जिसको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल होते हैं, वो विजिबल गुड्स होते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा, फिर इसके अंदर आपने बहुत सुना होगा कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट सरप्लस है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि आपका जो करंट अकाउंट है ना, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो, ना सरप्लस हो ना डेफिसिट हो। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस अराइज होता है जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, इंपोर्ट कम होती है, तो आपके पास सरप्लस होता है। और डेफिसिट कब आता है? जब इंपोर्ट्स कम होती है और एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करते हैं, तो आपके पास डेफिसिट आता है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ज़्यादा होने से, इंपोर्ट के कम होने से आपके एक्सचेंज रेट पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपका एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है। आपकी एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होती है तो बेसिकली आपकी डिमांड बढ़ती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो आपकी मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली अपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए फिर इंपोर्ट्स को कम करती है, ठीक है, कोटाज लगाती हैं, इंपोर्ट्स को एक्सपेंसिव करती हैं, ठीक है, सही है। तो इस तरह से ये अपने एक्सचेंज रेट को भी फिर ट्रेड के थ्रू या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू ये बैलेंस करती है अपने एक्सचेंज रेट को भी, ठीक है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, बस इतना जानना कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, इंपोर्ट कम होगी तो सरप्लस होगा, इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज़्यादा तो आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा, ठीक है। जैसे उसने कहा कि हाउ कैन अ गवर्नमेंट रेक्टिफाई अ डेफिसिट, तो डेफिसिट को कैसे करता है? डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिवैल्यू होता है, ठीक है। तो वो अपना जब करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है आपकी उसको डेफिसिट को सही करना चाहती है। तो डेफिसिट को सही कैसे होती है कि इंपोर्ट को बैन कर देती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने अच्छे कर देती हैं, ठीक है, सही है। ये जो इंपोर्ट्स वगैरह अपनी कम करती हैं ताकि इंपोर्ट जब कम होंगी, ठीक है, इंपोर्ट जब कम होगी तो जो इंपोर्ट का एलिमेंट है, जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी, तो इवेंचुअली वो जो गैप है डेफिसिट का वो कम हो जाएगा, ठीक है। या कंट्रीज क्या करती हैं कि अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती हैं। जब करेंसी डिवैल्यू होती है तो आपकी एक्सपोर्ट चीपर हो जाती है। जब एक्सपोर्ट चीपर हो जाती है तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट आपकी वहीं कांस्टेंट होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इवेंचुअली जो गैप होगा डेफिसिट का वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सारा फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने एक चीज़ देखी। बस एक और चीज़ थी जिसमें विड्रॉल्स और इंजेक्शंस थी, वो मैंने नहीं बताई थी आपको। विड्रॉल मीन्स क्या होता है कि जब आप इकोनॉमी में स्पेंडिंग नहीं करते ना, जो आपकी इनकम है, इनकम आप सेव कर लेते हैं, अपने बैंक्स में रख लेते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट्स में रख लेते हैं, घर में रख लेते हैं सेव करके, तो वो विड्रॉल होती है। और जब आप पैसा इकोनॉमी में लगाते हैं, गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो इंजेक्शंस इनटू द इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, इसे इंजेक्शन कहते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग करती है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है, ठीक है, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, इसे हम कहते हैं इंजेक्शंस। और जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को रोक लेती है, इसे हम कहते हैं विड्रॉल्स, ठीक है। ये 2 चीज़ें। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया, और मेरी कोशिश ये थी कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आपसे रिलेवेंट है, आपने इकोनॉमिक्स में कोई मास्टर्स नहीं करना, इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 2 चैप्टर्स में जितना मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा सकता था मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी डिटेल में जाता तो आपको कंफ्यूज करता, बट जो आपसे रिलेवेंट था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सारा आपको बताया। बस आपने एक बार रीड कर लेना है फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे चैप्टर को। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है हमसे डिस्कस कर सकते हैं, सर साथ से डिस्कस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसके पास पेपर्स भी देख लेंगे इंशाल्लाह।